हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, बात करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की। ठीक है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, इसकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास नंबर आपकी 6 है। अगर आपने वो 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने? 70 ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग करेंगे और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और आपके अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, आपके पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें 15 चैप्टर्स हैं। कितने? 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें आज हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। 3 चैप्टर इस क्लास में हम लोग करेंगे और 3 चैप्टर के मिला करके 70 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो दूसरा ब्लॉग चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट हैं, सॉरी ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें संपर्कता की प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। निम्न कथन किस आयोग से संबंधित है? किस आयोग ने यह बात कही है? सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ये बात आपकी कोठारी आयोग के द्वारा कही गई थी। कोठारी आयोग ने कहा सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ये बात कोठारी आयोग के द्वारा कही गई थी। निम्न में गणित की मुख्य शाखाएं हैं। ज्यामिति, जी हाँ, ज्यामिति जो है यहाँ गणित की मुख्य शाखा के रूप में है। बीजगणित भी है और संख्या सिद्धांत भी है, इसलिए इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी कि ज्यामिति भी है मुख्य शाखा के रूप में, बीजगणित भी है, संख्या सिद्धांत भी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो गणित शास्त्र सार संग्रह नामक पुस्तक है, इसके लेखक आपके कौन हैं? श्री महावीराचार्य हैं। कौन है? श्री महावीराचार्य हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स संबंधी बीजगणित का विकास किया? तो ये आपके किया था गाउस ने। कौन? गाउस ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स संबंधी बीजगणित का विकास किया था। ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ पे सही और सटीक हो जाएगा। भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, वेदांग ज्योतिष में मिलता है, यजुर्वेद में, या फिर सामवेद में? तो भारतीय गणित का जो शुभारंभ है वह आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ? तो वैदिक काल में मुख्य रूप से अंक गणित का विकास हुआ। किसका हुआ? अंक गणित का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही है। नारद पुराण में किसका वर्णन है? गुणन एवं भाग का, भिन्न का, वर्गमूल, या फिर इन सभी का है? प्यारे दोस्तों, जो हमारा नारद पुराण है इसमें गुणन और भाग का भी वर्णन है, फ्रैक्शन का भी वर्णन है, वर्गमूल का भी वर्णन है। उपयुक्त सभी जो है वो आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी देशों में 0 से लेकर के 9 तक आदि अंकों को क्या कहते हैं? तो इनको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। क्या? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है। अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? तो जो अरब के लोग हैं वो 1 से 9 तक के अंकों को हिंदसा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदसा कहते हैं। ऑप्शन आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। का प्रथम वर्ग है क्या है? तो का जो प्रथम वर्ग जो हो जाए, बात वर्ग की हो रही है, तो वर्ग का मतलब है जैसे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। 72 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग है तो का वर्ग 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। महान गणितज्ञ रामानुजम का संबंध किस काल से है? वर्तमान काल, उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल?
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका वर्तमान काल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वर्तमान काल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है आपका, वैदिक काल में महापदम का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है? तो वैदिक काल में महापदम का संबंध जो आधुनिक काल की संख्या ली जाती है वो आपकी 10 खरब से है। किससे? 10 खरब। वैदिक काल में महापदम का संबंध आधुनिक काल की संख्या 10 खरब से है। प्याजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो प्याजे के संप्रदाय निर्माण की अवस्थाएं 4 हैं। कितनी हैं? 4। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्याजे की किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर के दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है? वो है हमारी पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। कौन? पूर्व से क्रियात्मक अवस्था की बात यहाँ पे होती है। ठीक है, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्याजे की किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है? तो यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्याजे की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता और समझ, वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने में समर्थ हो जाता है? तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आकर के बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता और समझ, वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने में समर्थ हो जाता है। ऑप्शन आपका डी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, निम्न में भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष हैं? ठोस की यांत्रिकी, सांख्यिकी यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, या फिर ये सारे ही ये सभी भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष हैं। तो डिफरेंट आपको बता दें कि ठोस की यांत्रिकी हो, सांख्यिकी यांत्रिकी हो या क्वांटम यांत्रिकी हो, ये सभी उपयुक्त सभी जो हैं ये भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष के अंतर्गत आते हैं। उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ कौन हैं? उत्तर मध्यकाल के जो प्रमुख गणितज्ञ हैं वो भास्कराचार्य द्वितीय भी हैं, नीलकंठ भी हैं और नारायण पंडित भी हैं। ये तीनों ही उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। निम्न में वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ कौन है? वर्तमान काल से संबंधित कौन है? तो ये आपके श्री रामानुजम हो गए, नरसिंह वापुदेव शास्त्री हो गए, सुधाकर द्विवेदी। ये सभी कौन हैं? ये सभी वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ हैं। चलिए फिर बात करते हैं आगे। और चैप्टर फर्स्ट में आके आपके 25 क्वेश्चंस हैं। देखिए, निम्न में गणित की विशेषताएं हैं। गणित के ज्ञान के आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। या ये सभी गणित की विशेषताएं हैं। आपको बता दें कि ये सभी गणित की क्या हैं? विशेषताएं हैं। गणित के ज्ञान का आधार कौन है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप है और गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। उपयुक्त सभी गणित की विशेषताएं हैं। किस शताब्दी तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा है? 12वीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, 12वीं शताब्दी तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान गणित के क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान 12वीं शताब्दी तक रहा है। आदिकाल की समयावधि क्या है? तो आदिकाल की समयावधि प्रारंभ से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऑप्शन आपका जो ए है वो यहाँ पे सही है। नारद पुराण के लेखक कौन है? नारद पुराण के लेखक वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और चैप्टर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क का तृतीय मूल क्या हो जाएगा? तो क का तृतीय मूल ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर सेकंड की। सेकंड चैप्टर का नाम है आपका गणित का अन्य विषयों के साथ में सह संबंध। ठीक है, चलिए फिर इसमें आपके 16 क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में आपके। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें आपके हैं 16 क्वेश्चन है चैप्टर सेकंड में। चलिए फिर बात करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न कथन किससे संबंधित है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। क्या ही लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये बात कहने वाले बैकन हैं। कौन है? बैकन। निम्न में से कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है? गणित मापतौल और दिशा का विज्ञान है। क्या ये संबंधित नहीं है? जी नहीं, ये संबंधित है। ये गणित से ही तो संबंधित है। मापतौल, दिशा का विज्ञान, ये सब क्या है? गणित में आएगा।
गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, ये भी संबंधित है गणित से, लेकिन कौन सा नहीं है? गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है, ये नहीं है। ठीक है, गणित में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका ये सही हो जाएगा। प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? वैज्ञानिक ज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? किसने? पाइथागोरस ने। किसने? पाइथागोरस ने। लाइन देखिए, किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस, जिसने पाइथागोरस प्रमेय है ना, जानते होंगे आप। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, गणनाओं की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे गणित कहते हैं। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे गणित कहते हैं। 6th वन क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कहता है, चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी दिखाई दे। देखो ड्राइंग में क्वेश्चन है, ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है क्या? रचनात्मक ज्यामिति, बीजगणित, रेखा गणित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग में आपका रचनात्मक ज्यामिति भी पढ़ाई जाती है। क्या? रचनात्मक, भाई ड्राइंग पढ़ रहे हैं, आर्ट पढ़ रहे हैं, उसमें रेखा गणित और बीजगणित थोड़ा ना पढ़ेंगे, उसमें हम रचनात्मक ज्यामिति पढ़ेंगे। बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं? रेखा गणित के द्वारा, अंकगणित के द्वारा, रचनात्मक ज्यामिति के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। बीज गणित के वर्गात्मक समीकरण को हम रेखा गणित के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही है। किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है? सामाजिक विज्ञान के बिना या फिर गणित के बिना या जीव विज्ञान के बिना? ठीक, किसके बिना रहती है? गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय हैं, कौन है? घनत्व और अपेक्षित घनत्व, ये दोनों ही हमारे हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 नंबर कहता है, निम्न में गणित का संबंध किससे नहीं है? क्या विज्ञान से नहीं है, व्याकरणीय अशुद्धि से नहीं है, इतिहास से नहीं है, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? व्याकरणीय अशुद्धि से। गणित का संबंध किससे नहीं है? व्याकरणीय अशुद्धि से। गणित का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो बी, प्लेटो से। ठीक है, ये बात प्लेटो ने कही है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये बात कौन कहते हैं? ये बात आपके होंग वेन कहते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बीजगणित के युगपत समीकरण को किसकी सहायता से हल कर सकते हैं? किसकी सहायता से? ग्राफ के सहायता से। बीजगणित के युगपत समीकरण को हम ग्राफ की सहायता से हल कर सकते हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? अंकगणित का। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में अंकगणित का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही और सटीक हो जाएगा। किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है? यहाँ पे हाँ चलिए, ये रूप प्रदान करने में किसका उपयोग होता है? चलिए, किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है? सांख्यिकी विधि में। किसमें? सांख्यिकी विधि में। तो डिफरेंट चैप्टर 2 आपके कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 3 कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, आपको पता होगा है ना। पेड नोट्स की फीस है आपकी 100 रुपये, जिसमें ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ, इसकी ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपकी फिजिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, और आपके पास इनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्लस आपके टेक्नोलॉजी ईवीएस की पीडीएफ जितना मैंने पढ़ाया है वो, प्लस ये सारा ही ओनली 100 रुपीज़ फीस है, और ये सारी पीडीएफ कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए नंबर है हमारा 9628182649। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 9628182649। चलिए फिर बात करते हैं चैप्टर 3 की। बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 में भी आपके कितने
25 क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें भी है। चलिए फिर एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर 3 का नाम है आपका गणित, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य। आपको पता होगा मैंने डिटेल में उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य पढ़ाए हुए हैं। उद्देश्यों का क्षेत्र होता है, क्या होता है, व्यापक, सीमित, संकुचित, इनमें से कोई नहीं। तो उद्देश्यों का क्षेत्र व्यापक होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है, जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं उनका क्षेत्र संकुचित होता है ना। उद्देश्यों का क्षेत्र व्यापक होता है और प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित होता है। प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। किसकी होती है, शिक्षक की होती है। प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर होती है। किसका प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है, उद्देश्य का, प्राप्य उद्देश्य का। तो आपको बताते चलें, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य इन दोनों का ही प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। उद्देश्य के स्रोत हैं समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, उपरोक्त सभी। राइट वन ऑप्शन आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। उद्देश्य के स्रोत में आपका समाजशास्त्र भी इंक्लूड है, दर्शन शास्त्र भी आता है, संपूर्ण समाजशास्त्र आ जाता है, शिक्षा शास्त्र। प्राप्य उद्देश्य संबंधित में से कौन नहीं है, तो जो प्राप्य उद्देश्य ये निश्चित और स्पष्ट होते हैं, ये प्राप्य उद्देश्य संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। इनकी अवधि अल्पकालीन होती है, जी हाँ बिल्कुल, ये भी प्राप्य उद्देश्य संबंधित है, लेकिन ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, ये यहाँ पे संबंधित नहीं है प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, ये संबंधित नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उद्देश्य से संबंधित इसमें से कौन नहीं है। उद्देश्य संबंधित नहीं है, ये निश्चित और स्पष्ट होते हैं, ये उद्देश्य संबंधित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए, ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले आपके ब्लूम थे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, ये आपके करथवाल हैं। कौन है, करथवाल। भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण करथवाल ने किया था। क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले आपके कौन थे, सिम्पसन थे। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो गया। निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है ना। तो निम्न पद कौन सा पद जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित यहाँ पे नहीं है, तो ज्ञान। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो ज्ञान है वह भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न पद कौन सा पद ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो समायोजन है आपका वह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, बाकी आपका ज्ञान हो गया, बोध हो गया, विश्लेषण हो गया, ये तीनों ही पक्ष जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है। ये श्रेय आपका रॉबर्ट मेगर को जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय रॉबर्ट मेगर को जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे दोस्तों, और क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर, उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है, श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध, सूचीबद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट वन ऑप्शन आपका क्रमबद्ध हो जाएगा। उद्देश्यों का वर्गीकरण क्रमबद्ध रूप में होता है। कैसे क्रमबद्ध होता है, RCEM प्रणाली के द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है। 17 मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उद्देश्य किसके योग से बना है, उद्देश्य आपका उत और दिशा इन दोनों के मिलने से बना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना। क्या होता है, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया, तो कब किया, ये आपका 1969 में किया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1969 में। एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रयुक्त किया है, तो 6 की जगह पे उन्होंने केवल 4 वर्गों को ही प्रयुक्त किया है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम EBOs कहते हैं। ठीक, देखिए
प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं? आरएलओज कहते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था? ये आपका कब किया था? 1954 में किया था। कब किया था? 1954 में किया था। भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं ज्ञान से, क्रियात्मक उद्देश्य से, मूल्यांकन से या फिर प्रशंसा से। राइट वन ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा? प्रशंसा से। ठीक है, भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो प्रशंसा से संबंधित होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने बता दिया है। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो आप हमें जो नंबर मैंने दिया है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आज के रह गए हैं। भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण करथवाल ने कब किया था? तो ये आपका 1964 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया है? किसको दिया है? उत्पादन को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, तो पीडीएफ की फीस कितनी है? ओनली मात्र 100 रुपीज़ फीस है। पे करने के बाद आप चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हो। चारों सब्जेक्ट में आपके कौन कौन है? मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और आपका टेक्नोलॉजी और ईवीएस। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।